आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है जितने भी अकाउंटेंट हैं और जो कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उन सभी के लिए। और ए टू जेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मायने रखता है उनके लिए। और जितना भी मैंने इसमें इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किया है अकाउंटेंट के लिए, वो ए टू जेड आपको इंटरव्यू में जितनी जगह जाओगे उतनी तरह की क्वेश्चन रहती है और वो सारा क्वेश्चन इसी में से आना ही आना है। इसके अलावा कोई भी अलग से इंटरव्यू में अकाउंटेंट के लिए क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये जितना भी मैं आज आपके सामने क्वेश्चन वन बाय वन करके ला रहा हूँ, इस सारे क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। क्योंकि आज मैं ए टू जेड क्वेश्चंस को यहाँ लेकर के आपके सामने आया हूँ विथ आंसर्स। तो सबसे पहले कहीं भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। सिंपल आंसर आपको देना है एक लाइन में। अकाउंटिंग इज ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डाटा फॉर ए बिजनेस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको इसका आंसर एक लाइन में दे करके, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को आप माइंड में सेटअप करिए। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप पूरी तरह से माइंड सेटअप कर लीजिए। आप सीधे बताइएगा कि अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा सर्विस रिलेटेड। सिर्फ 3 तरह के बिजनेस होते हैं अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी डेब्टर और सैलरी क्रेडिटर किसे कहते हैं। सैलरी डेब्टर और सैलरी क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर देना है सैलरी डेब्टर से रिलेटेड कि सैलरी डेब्टर आर दोज टू होम वी सेल गुड्स एंड सर्विसेज। बस सिंपल आंसर ये आपका रहेगा। उसके बाद सेकंड जो है वो रहेगी सैलरी क्रेडिटर से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको देना है सैलरी क्रेडिटर्स आर दोज फ्रॉम हु वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2 लाइन में आप सैलरी डेब्टर और क्रेडिटर का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी डेब्टर का क्रेडिट बैलेंस रिसीवेबल होगा या पेबल। इस तरह का क्वेश्चन जो है सो कहीं कहीं पे अगर आप जाएंगे तो हर जगह नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब कभी ऐसा आ जाता है टाइमिंग की जो कहीं कहीं पे अल्टरनेटिव मतलब ना है इंटरव्यूअर वो घुमा फिरा करके पूछने की जो एक उनकी आदत होती है, तो ये वही वाला आप इसे क्वेश्चन समझिए। तो सैलरी डेब्टर और का क्रेडिट बैलेंस रिसीवेबल होगा या पेबल होगा, इसको आपको माइंड में सेटअप रखना है। ओके। और फिर बिल्कुल इसी तरह से सैलरी क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस रिसीवेबल होगा या पेबल। तो इसमें से आपका माइंड तो एक पॉइंट दिमाग में सेट ही हो गया होगा, अगर डेब्टर का पेबल होगा तो क्रेडिटर का रिसीवेबल होगा और क्रेडिटर का रिसीवेबल होगा तो डेब्टर का पेबल होगा। लेकिन आपको सही आंसर इसका देना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, अगर आप टैली या बिजनेस में जहाँ भी अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे चले जाइए, एक सिंपल सा खुद ही प्रैक्टिस करिए, एंट्री करिए, कोई भी डेब्टर को सेल कर दीजिए, उसका पेमेंट रिसीव कीजिए। जितना भी आप सेल कर रहे हैं उससे कम पेमेंट रिसीव कीजिए, या जितना भी यहाँ पे क्या कह रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस साइड में आपको देखना है, डेबिट बैलेंस साइड में कुछ नहीं देखना। क्रेडिट बैलेंस साइड में देखिए कि आपका रिसीवेबल होगा या पेबल होगा। तो क्रेडिट बैलेंस साइड में भी एंट्री कर लीजिए और डेबिट बैलेंस साइड में भी आप एंट्री कर लीजिए। खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे डेब्टर से पैसा लेना है या उसका पैसा मेरे पास ज़्यादा है। इसी तरह से सैलरी क्रेडिटर में भी आप एंट्री कर लीजिए और देख लीजिए कि मुझे उसको पैसा देना है या उसके पास मैंने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है। तो आपका वहाँ पर माइंड पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आप 1-2 बार जरूर करके जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। ओके। उसके बाद आ जाइए सैलरी डेब्टर का डेबिट बैलेंस। बस ये
ये 4 क्वेश्चन जो है, इस चारों क्वेश्चन का आंसर आपको मात्र 2 एंट्री में मिल जाएगी। एक आपको इस सेल की एंट्री कर लीजिए और अमाउंट रिसीव कर लीजिए, एक परचेज की एंट्री कर लीजिए और अमाउंट पेमेंट कर दीजिए। चारों का क्वेश्चन आंसर आपका इसी में मिल जाएगा, एक 2 ही एंट्री में, और दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ डेब्टर का क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है, पेबल होगा या रिसीवेबल, और यहाँ डेब्टर का डेबिट बैलेंस पूछ रहा है, पेबल होगा या रिसीवेबल। यहाँ पे क्रेडिटर का पूछ रहा है क्रेडिट बैलेंस रिसीवेबल होगा या पेबल, और यहाँ पे क्रेडिटर का पूछ रहा है डेबिट बैलेंस रिसीवेबल। तो एक एंट्री जो मैंने बताई है, ये 2 एंट्री आप कर लीजिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन पेबल होगा या रिसीवेबल होगा। चाहे आप टैली में, बीजी में, जिस भी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं पैकेज में। आ जाइए नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, व्हाट इज जर्नल एंट्री। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट इज जर्नल एंट्री। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है, आ नहीं सकता, आएगा ही, 1-2 जगह नहीं आएगा, लेकिन 4-5-6 जगह जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आज मैं बताने जा रहा हूँ वो हर जगह आपको बिल्कुल ही आएगा इसमें से, और इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो आप कैश विड्रॉल का भी, कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से, तो उसका भी आप एंट्री करके देख लेंगे कि आपका उसका जनरल एंट्री क्या, कैश क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। खास करके अकाउंटिंग का गोल्डन रूल दिमाग में सेट करके रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर ये दिमाग में सेट है तो आपको जरूर दिमाग में सेट हो गया होगा कि कैश विड्रॉल की एंट्री हम कैसे करेंगे बैंक से। गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। अगर यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो फिर आपको इसको एंट्री किस तरह से करना है ये आप एक एंट्री करके देख लेंगे, ठीक। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टी जो है उसको क्रेडिट करना है या गुड्स परचेज को क्रेडिट करना है। ये सारे एंट्री को मतलब प्रैक्टिकली करके जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से क्या होता है कि वो माइंड में ज़्यादा सेट रहता है, ठीक। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव किया, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो वो भी आप एंट्री करके जाएंगे। इस तरह के एंट्री को 2 बार 4 बार 6 बार करके जरूर इंटरव्यू देने जाइए, क्योंकि वो दिमाग में सेट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको इसके बारे में बताएंगे सीधे सीधे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक बैलेंस शीट बनता है। ओके, 3 तरह के बनते हैं। उसके बाद व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जैसे कि अभी फर्स्ट मैंने बताया ही है आपको कि 3 टाइप के होते हैं। पहला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक। उसके बाद 2 और होते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पे समझ लेना है। दूसरा होता है पहला डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। इसको दिमाग में आपको सेट रखना है। ओके, नहीं हो तो 2-4 बार प्रैक्टिस करके इसे याद ही कर ले, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा हो जाता है कि आता भी रहता है तो आदमी भूल जाता है। उसके बाद पार्टनरशिप इनकम पर कितना टैक्स पे करना होता है। अब डिपेंड करता है कि आप अकाउंटेंट के रूप में जा रहे हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव के रूप में जा रहे हैं, या अकाउंट मैनेजर के लेवल पे जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप किस हिसाब से आप इंटरव्यू देने के लिए आज जा रहे हैं, किस पोजीशन पे, उस हिसाब से आपको इस सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो पार्टनरशिप इनकम पर कितना टैक्स पे करना होता है, इसको आपको दिमाग में सेट करना है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन हो सकता है, तो 30% आप यहाँ पे माइंड में सेट करना होगा कि टैक्स पे करना होता है कितना, 30%। उसके बाद इंडिविजुअल इनकम पर कितना पे करना होता है, तो इसका भी आप ये
सेटअप कर लेंगे, क्योंकि इनकम जो है वो इनकम को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर जो भी इनकम का लिमिट है वो अगर क्रॉस कर जाता है तो उस पर TDS काट करके आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ GST? ओके, GST, व्हाट इज द टाइप ऑफ GST? GST कितने टाइप के होते हैं, इसको भी आपको दिमाग में सेट करना है। पहला रजिस्टर्ड पर्सन होता है GST में, और एक होता है रेगुलर में, और एक होता है कंपोजिशन में। दो टाइप के होते हैं GST, कंपोजिशन GST एंड रेगुलर में। उसके बाद व्हाट इज CGST, SGST और IGST, ये क्या होता है? CGST होता है सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड, SGST होता है स्टेट टैक्स से रिलेटेड, IGST होता है इंटीग्रेटेड टैक्स से रिलेटेड। इसको भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट टैक्स? इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है, तो इसको भी आप सेट कर लेंगे। जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं उस पर लगने वाले टैक्स को हम इनपुट टैक्स कहेंगे, और जो भी गुड्स या सर्विस सेल करते हैं उस पर लगने वाले टैक्स को हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ डीलर इन GST? GST में कितने टाइप के डीलर्स होते हैं? एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है, और एक रेगुलर SEG होता है। 3 टाइप के होते हैं, इसको भी आपको सेटअप कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन? कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको भी आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेना है। GST कंपोजिशन, इसकी बीजे टैक्स पेइंग मैकेनिज्म ऑफर टू स्मॉल बिजनेस। बस एक लाइन में जवाब देना है। लेवल 2 पे टैक्स एट ए फिक्स्ड रेट 1% एंड 6% ऑफ योर टर्नओवर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। ओके, एंड ITC नोट क्लेम। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के एग्रीगेट में है एनुअल, तो आपको कंपोजिशन में रेट 1% और 6% फिक्स रहता है, और इस पे आपको ITC क्लेम नहीं मिल सकता है। ये कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन में होता है। तो इसको आप पूरी तरह से याद कर लें, पढ़ लें 2-4 बार। उसके बाद आ जाते हैं फिर GST रजिस्ट्रेशन लिमिट इन गुड्स इन सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज में GST की लिमिट कितनी है, तो आपको इसको पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर गुड्स है तो 40 लाख रुपया, और अगर सर्विसेज है तो 20 लाख रुपया लिमिट है। अगर आपको लेना है गुड्स एंड सर्विस दोनों का ही GST रजिस्ट्रेशन, तो 40 लाख रुपये का लिमिट अगर टर्नओवर है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज FCM एंड RCM? तो FCM होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और RCM होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वो होता है जो हमारी लायबिलिटी बनती है, और रिवर्स चार्ज होता है जिस पे हम ITC भी क्लेम करते हैं और लायबिलिटी भी बनती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, व्हाट इज AATO इन GST? GST में AATO क्या है? तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। ये क्या होता है कि आपका एक ही पेन नंबर पे अगर 2 या 2 से अधिक GST है तो टोटल का जितना भी टर्नओवर है उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। उसके बाद आ जाइए हाउ मेनी टाइप ऑफ GST रिटर्न? GST रिटर्न कितने टाइप के होते हैं? ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देयर आर 13 रिटर्न अंडर GST। GST में टोटल 13 रिटर्न्स होते हैं। पहला GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, 5, 5A, 6, GSTR 7, GSTR 8, GSTR 9, GSTR 10, LA1 and CMP 08 एंड ITC 04। ओके, इसको आप याद कर लेंगे। व्हाट इज डिफरेंट इन GSTR 1 एंड GSTR IIF? GSTR 1 जो है ये मंथली बेसिस पे फिल किया जाता है, जिसमें आपका B2B और B2C दोनों आता है। और GSTR 1 अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट में है तो उसमें आपका पर मंथ है B2B वाला जो है मंथली
देना पड़ेगा, और B2C जो है सो 3 महीने का एक बार में आपको फाइनल रिटर्न के साथ भरना पड़ेगा। यही फर्क है दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंट इन द GSTR 2A एंड 2B? 2A और 2B में क्या अंतर है? 2A में ये अंतर है और 2B में कि 2A जो है सो आपका जो भी हर महीने इनवॉइस जनरेट होती है पर जो भी आप परचेज करते हैं और 2A में भी आ जाता है। और 2B में अगर किसी कारणवश जो प्रीवियस मंथ का आपका मिस हो गया है, नहीं आ पाया है, तो वो 2B में भी आ जाता है। यही अंतर है दोनों में। ओके, व्हाट इज GST पेबल? GST पेबल क्या होता है? ओके, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? दोनों को एक ही साथ समझते हैं। GST पेबल क्या होता है? अगर मान के चलिए एग्जांपल के लिए कि हमें 10 लाख रुपये का माल परचेज किया और उस पर 4 से 5% मार्जिन करके वो माल टोटल मैंने 12 से 13 लाख रुपये में सेल किया। ओके, तो अब जितना भी परचेज पे मुझे ITC मिला उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे, और उसको एडजस्ट करने के बाद जो भी हमारा टैक्स बन रहा है लायबिलिटी, उसे हम GST पेबल कहते हैं। ओके, आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, गुड्स परचेज 1 लाख का क्या, मान के चलिए उस पर 18 लाख रुपया टैक्स बना। फिर गुड्स सेल मैंने किया 1.5 लाख रुपये का, उस पर टैक्स बना 22,000 रुपया। तो टोटल मेरा टैक्स 22,000 रुपया लायबिलिटी था। उस पर इनपुट मेरा मुझे मिला इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 रुपया। तो माइनस कर दिया 18 लाख रुपया, 22,000 में एडजस्ट कर दिया 18,000 रुपया। मेरा 4,000 रुपया जो है अभी भी लायबिलिटी बना हुआ है, तो इसी को हम GST पेबल कहते हैं। और गुड्स परचेज पे जो मेरा टैक्स लगा उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। तो यही है व्हाट इज GST पेबल और व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, दोनों ही समझ गए हैं। अब आ जाइए इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द अकाउंटेंट में, हाउ टू सेटल आउटपुट टैक्स विथ इनपुट टैक्स। अभी मैंने बताया है कि कैसे आपका GST पेबल खराब हुआ है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे घुमा फिरा करके पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि हाउ टू सेटल आउटपुट टैक्स विथ इनपुट टैक्स। तो अभी जो एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है उसी को हम सेटलमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनवॉइस एंड लिमिट। ओके, इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होता है और इसका लिमिट जो है वो पहले था 10 करोड़ रुपया, लेकिन अब जो है 5 करोड़ रुपया हो गया है। तो ये इनवॉइस का लिमिट कितना है? 5 करोड़ रुपया। इस सब को अगर हो सके तो आप थोड़ा अच्छी तरह से और भी प्रिपेयर करके जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, ये माइंड में सेटअप रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन दो तरह के हैं, व्हाट इज GSTR 9 और 9C। तो GSTR 9 इज एनुअल रिटर्न और रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, और 9C GST रिको स्टेटमेंट बिफोर फाइनेंशियल ईयर 30 दिसंबर सर्टिफाइड बाय CA इफ टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। 9 जो है वो है क्या, ऑल रजिस्टर्ड जितना भी टैक्सेबल पर्सन है सब के लिए है, जो कि एनुअल रिटर्न है। लेकिन 9C जो है इसका रिकॉन्सिलेशन तैयार करना पड़ेगा, और 31 दिसंबर से पहले अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो किसी CA से इसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। यही है 9 और 9C में डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट इज ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम। क्या है अंतर दोनों में? ओल्ड में आपको जितना भी आपने सेक्शंस हैं उस सबको आप क्लेम कर सकते हैं, उसमें रिबेट आपको मिल सकता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। व्हाट इज सेक्शन 87 है, रिबेट ऑन इनकम टैक्स से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाइए, हाउ मेनी हेड ऑफ इनकम इन द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर इनकम के कितने हेड होते हैं, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। व्हाट इज TDS, टैक्स डिडक्शन सोर्स।
को हम TDS कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं when liability arise to deduct TDS, what is TAN number, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इसे कहते हैं। ठीक, तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन इसमें क्वेश्चन जितना भी है इंटरव्यू से रिलेटेड है सारा का सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज TDS पेमेंट डेट, TDS पेमेंट डेट क्या है, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि 7th ऑन द नेक्स्ट मंथ एंड मार्च अप्रैल 30 मंथ। मार्च का जो है अप्रैल 30 को होगा और बाकी जितने भी मंथ हैं उसका प्रत्येक नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को होगा। व्हाट इज TDS रिटर्न डेट, TDS रिटर्न डेट क्या है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और लास्ट क्वार्टर वाला जो है मार्च क्लोजिंग की वजह से उसका 30 अप्रैल न लेकर के एक महीना आगे बढ़ा करके 31 मई को होता है। ठीक, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट TDS। ओके, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि अंडर सेक्शन 20I ये 1.5% पर मंथ आपको, अगर आपने TDS पेमेंट लेट से किया तो इस पे इतना % आपको लगेगा। व्हाट इज द करेंट लिमिट इन 194I रेंट अमाउंट डिडक्ट इन TDS। इस पे आप सीधा क्वेश्चन आंसर देना है। 2,40,000 रुपया लिमिट है, करंट लिमिट जो है इसका 2,40,000 रुपया है। ओके, और यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेंट का TDS किस सेक्शन के अंदर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 194I के सेक्शन के तहत करंट लिमिट जो है तो इसका 2,40,000 रुपया है। हाउ टू कैलकुलेट लेट फाइन ऑन लेट रिटर्न TDS। ऊपर में लेट पेमेंट के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे लेट TDS के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आपने TDS का रिटर्न लेट से फाइल किया तो 200 रुपया आपको पर डे भरना पड़ेगा पेनल्टी। ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ TDS सर्टिफिकेट एंड ड्यू डेट, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्म 16 फॉर सैलरी पर्सन बिफोर 31 मई एंड फॉर्म 16A अदर देन सैलरी पर्सन 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी और 15 जून, यही दोनों इसका आंसर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कि रेवेन्यू प्रॉफिट इज सेल बाय एंड अर्न प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट इज सेल ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड फिक्स एसेट्स। ओके, अब आ जाइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम शेयर एंड फिक्स एसेट्स सेल इन कैपिटल रिजर्व, एनी क्रेडिट लिमिट इज 50 लाख बट यूज इन 30 लाख एंड बैलेंस इन 20 लाख इज रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में यही डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस इन सैलरी एंड वेगेज एंड सैलरी, क्वेश्चन थोड़ा एक ही है लेकिन बहुत ही घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप दिमाग में सेट रखिएगा और अकबकाइएगा नहीं कि ये क्या पूछ रहा है भाई, सैलरी एंड वेगेज या वेगेज एंड सैलरी दोनों तो एक ही चीज़ हुआ, नहीं, एक चीज़ नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। जहाँ पे आपका जो फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वेगेज पे और सैलरी पर्सन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे सैलरी एंड वेगेज होगी, जहाँ पे वेगेज ज़्यादा लगेगा वहाँ वेगेज एंड सैलरी होगी, दोनों में डिफरेंट है। व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एक्सपेक्टेशन आइटम, इस क्वेश्चन को भी ज़्यादातर ये सब आपको ना हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, फिर भी कहीं कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप इस सब को थोड़ा बहुत माइंड में सेटअप करके चलना है। एनी नेचर डिजास्टर एंड एनी लॉस ड्यू टू फायर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या करा, एनी नेचर एंड डिजास्टर एंड एनी लॉसेज ड्यू टू फायर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके,
और एनी लीगल स्टेटमेंट एंड एनी डिस्पोजल सेल ऑफ बिजनेस इज एक्सेप्शनल आइटम। यही दोनों में डिफरेंट है और कोई अंतर नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जब हम किसी व्यापार पे डिस्काउंट देते हैं तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और जब कोई सामान सेल हम करते हैं उस पर जो डिस्काउंट देते हैं उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। ओके, तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ के समझ के जाना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड गेन। व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्योर इनकम एंड अनएक्योर इनकम। ओके, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड एसेट्स, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न लायबिलिटी। अब जो है वो है थोड़ा इनकम टैक्स से रिलेटेड। यहाँ पे सेक्शन के बारे में, एटीसी किस सेक्शन से रिलेटेड है उसके बारे में क्वेश्चंस है, एटीसीसी है, इस सब को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि ये सारे के सारे आपको आईटीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सब को आपको अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर लेना है, याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, फिर आपको जाना है। ये टोटल का टोटल सेक्शन में से कोई भी सेक्शन आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही आएगा आपके पास। इस सब को अच्छी तरह से माइंड सेटअप करके रिवाइज करके फिर इंटरव्यू के लिए आपको रेडी रखना है।